हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ड मैनेजमेंट ऑफिसर की एक और MCQ सीरीज़। बिकॉज़ आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे मैसेज किया है कि सर MCQ सीरीज़ प्रोवाइड कराइए, पेपर ऑब्जेक्टिव है। ऑल दो पेपर ऑब्जेक्टिव है बट आपको थ्योरी फर्स्ट, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए। बिकॉज क्वेश्चंस मैं कितने बना लूँ, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन सेट करेगा ये मुझे नहीं पता है ना। तो आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी थ्योरी होना चाहिए कि थ्योरी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। एंड मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि थ्योरी कुछ लेट हो गई है, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी बिकॉज मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो उस वजह से थ्योरी में क्लासेस थोड़ी लेट हो गई हैं। बट हम उसको कवर कर लेंगे बिकॉज एग्ज़ाम्स अभी बहुत लेट हैं और जल्दी हम कवर कर लेंगे। चलिए तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि प्लीज़ आप ऐसा समझिए कि MCQ सीरीज़ हो जाएगी, आपको बहुत सारे MCQs मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी होगी। आप अपने अगर कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट में कंसेप्ट है, अगर वो आप क्लियर कर लेंगे तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन सेट करे आप कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले खुद से पढ़िए, वीडियो लेक्चर्स देखिए जो भी अवेलेबल्स हैं, बट आप थ्योरी क्लियर कीजिए क्योंकि थ्योरी मस्ट है। ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन सेट करे जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया हो किसी भी यूट्यूब चैनल ने, लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, SAR प्रोग्राम ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डैश एंड लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। SAR प्रोग्राम डैश व अग्रणी शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रारंभ किया गया देश का एक संयुक्त प्रयास है। और आपके ऑप्शंस हैं MOEFCC, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर MNRE। यानी कि जो ये फर्स्ट है आपकी एनवायरनमेंट वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और सेकंड है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, थर्ड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको बताना है कि SAR प्रोग्राम एक तो शिक्षण संस्थान हो गए हमारे जो अग्रणी शिक्षण संस्थान है, टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्लस किस मिनिस्ट्री ने ज्वाइंटली ये प्रोग्राम शुरू किया है और ये क्या प्रोग्राम है। तो अभी तो आपका MCQ करना है, तो अभी आप अगर इतना भी बता देंगे कि किस मिनिस्ट्री ने ये ज्वाइंटली शुरू किया है तो वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबने इसका आंसर सोच लिया होगा और इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज SAR प्रोग्राम? द स्मार्ट सिटी मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, दैट इज SAR, ठीक है। स्मार्ट स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, ये आपका SAR प्रोग्राम है। इट इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर एंड लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। टॉप आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री विल वर्क विद स्मार्ट सिटी टू डॉक्यूमेंट द लैंडमार्क प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। आप सभी को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक अपना बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम शुरू किया था, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें जो देश के कुछ फेमस शहर्स हैं उनको स्मार्ट बनाना था, ठीक है। तो उसी को अब जो एकेडमिक्स हैं या फिर आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर है, तो वो उन सब के लिए जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए उन सबको डॉक्यूमेंटाइज करेगा। ऑलराइट, और इसमें जो आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स हैं तो वो जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन सब का डॉक्यूमेंटाइजेशन होगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है
रिकॉर्ड्स रखने होंगे, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक एंड कैंस आर रिमूव्ड बाय। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक और डिब्बे जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बार स्क्रीन, फिल्ट्रेशन, एरेशन या फिर क्लोरिनेशन। तो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूँ, आप राइट आंसर इसका सोच लीजिए। और इसका राइट आंसर है बार स्क्रीन। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है, आपने क्योंकि अभी लिक्विड वाला भी नहीं करा है, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। लाइक हमने पार्टिकल साइज में भी पढ़ा था ट्रॉमल स्क्रीनिंग, ठीक है? तो सेम यहाँ पर है, एक आपको बार लगाना है। इस चीज़ से ही आप समझ लीजिए ना, फिल्ट्रेशन भी कह सकते हो आप उस चीज़ को, लेकिन आप यहाँ पे अगर वेस्ट मैनेजमेंट में करोगे ना, तो आप स्क्रीन को प्रेफर कीजिए, ठीक है? ये कंसेप्ट आप याद रखिए। अब आपको किसी चीज़ को रोकना है तो बार लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको बता दिया स्क्रीनिंग आपको वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट हो चाहे, तो उस सब में आप स्क्रीनिंग रखिए। अगर किसी चीज़ को आपको रोकना है तो बार के साथ आप स्क्रीन लगा दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलिसिस इज एन प्रोसेस डैश प्रोसेस। पायरोलिसिस एक आपको फिलअप करना है, कैसी विधि है? तो आई थिंक आप सबने वीडियो देख ली होगी। मैंने आपको इंसिनरेशन हो चाहे गैसिफिकेशन हो चाहे पायरोलिसिस हो, मैंने तीनों ही टेक्निक्स आपको करा दी हैं, और यूनिट 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें मुझे 2 या 3 लेक्चर्स और प्रोवाइड कराने हैं छोटे छोटे, बिकॉज उसमें इम्प्लीमेंटेशन है आपकी, जो आपके स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपके स्टेट में क्या टेक्निक्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस किया जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या स्वच्छ भारत अर्बन ग्रामीण, कोई सा भी हो, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर एक सीरीज़ मुझे बनानी है और 2-3 लेक्चर उसके ऊपर मुझे बनाने हैं, ठीक है? तो पायरोलिसिस मैंने आपको करा दिया था। अगर आपने प्लीज़ वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। पायरोलिसिस, गैसिफिकेशंस, इंसिनरेशंस आपको तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो पायरोलिसिस उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि आपके ऑप्शंस हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, देन हाईली एक्सोथर्मिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोथर्मिक। बिकॉज आपको पता है ना कि पायरोलिसिस क्या है। आपने हीट प्रोवाइड कराई, ठीक है, आपने बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा के जो आपका नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट था, आपने उसको ब्रेक ही तो किया है। आप उन मॉलिक्यूल्स को, जो हाईली पॉलीमराइज मॉलिक्यूल थे, तो आपने उनको ब्रेक किया है, मोनोमर में किया हो या फिर फर्दर छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक किया हो। तो इसलिए आपको जब आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है ना। आप हीट की फॉर्म में, हाई टेम्परेचर की फॉर्म में आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो अपने प्रोसेस को। दैट्स वाई जिस प्रोसेस में आप एनर्जी प्रोवाइड कराते हो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। दैट्स वाई पायरोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसिफिकेशन इज सिमिलर टू कंबस्शन but it's different in the amount of oxygen as it uses oxygen in less amount। गैसीकरण दहन के समान ही एक प्रक्रिया है, किंतु यह ऑक्सीजन की उपलब्धता में भिन्न है, जिसमें ऑक्सीजन डैश मात्रा में उपयोग की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं एबेंडेंट, कंट्रोलिंग, एब्सेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेम है, गैसिफिकेशन चाहे पायरोलिसिस हो चाहे इंसिनरेशन हो, मैंने तीनों आई आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो उस वीडियो लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 में से कोई सा भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कितने टाइप का गैसिफिकेशंस हो सकता है मैंने वो भी बताया आपको, टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उन प्रोडक्ट्स की जो आप उसमें
बर्न कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। प्लीज़ अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप लेक्चर देख लीजिए। आप टॉपिक पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो गैसिफिकेशन में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि गैसिफिकेशन जो होता है वो एक कंट्रोल्ड वे ऑफ ऑक्सीजन है। आप वहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस है, वो वहाँ पे कंट्रोल ऑक्सीजन की लिमिट, एक लिमिटिंग वैल्यू में ही आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हो, दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोलिंग। क्योंकि ओपन बर्निंग क्या होती है, ओपन बर्निंग एंड गैसिफिकेशंस किस चीज़ में डिफरेंस है। ओपन बर्निंग में आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप जितने भी आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है कितनी भी यूज़ हो सकती है बर्निंग में। बट जब आप गैसिफिकेशन करते हो तो वहाँ पर आप लिमिट कर लगा देते हो कि ऑक्सीजन अगर जाएगी तो इतनी ही ऑक्सीजन जाएगी, दैट्स वाई इट इज़ कंट्रोलिंग ऑक्सीजन प्रोसेस है गैसिफिकेशन, यही इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड एज, अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कंपोस्टेबल, कंबस्टेबल, हजार्डियस या नॉन हजार्डियस। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप सबका टॉपिक भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ऑल्दो हमने रूल्स नहीं किए हैं, बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स हों चाहे प्लास्टिक बेस्ड रूल्स हों, बिकॉज जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं करोगे तो आपको वो रूल्स समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉट ऑन एक छोटा सा एम्प्लॉय नहीं, जो ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, उनकी लैंग्वेज है, तो वो आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है। और वो कॉर्पोरेट, स्पेशली वो कॉर्पोरेट्स के लिए डिज़ाइन किए गए रूल्स होते हैं, तो वो लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको हम बाद में करेंगे, इसलिए वो मैंने नहीं कराए हैं। अगर हम उसको पहले करते तो बहुत सारी चीज़ें शायद मे भी आपको समझ में ना आती, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। अब आप इस पे आ जाइए क्वेश्चन पे। तो अस्पतालों के ठोस अपशिष्ट को ऑब्वियसली हम हजार्डियस में रखते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Waste management has been one of the most current issue being tackled at present. Which of the following is a good example for it? अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में निपटने वाले सबसे मौजूदा मुद्दों में से एक रहा है। ये आप सब एग्री करते होंगे। निम्न में से कौन सा इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यूज लेस वाटर टू क्लीन वेसल्स, कीप पार्क एंड रोड क्लीन्स। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से सोच लीजिए, और इसका राइट आंसर है रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। क्योंकि आपने रिड्यूस करा, चलिए अच्छी बात है, आपने रिड्यूस कर लिया, आपने अपनी सिटीज़ को क्लीन रखा, अच्छी बात है, आपने सिटीज़ को क्लीन रखा, और आपने बर्तन धो रहे हो, चाहे आप अपने शरीर को धो रहे हो, चाहे आप अपनी गाड़ी धो रहे हो, तो लोग देखते होंगे आप अपना पूरा सबमर्सिबल खोल दिया और फिर धो रहे हैं। देख, आपने ऐसा नहीं किया, आपने पानी बचा बचा के धोया, ठीक है, अच्छी बात है, बट फिर भी आप धो तो रहे हो ना आप। लेकिन अगर आप रिसाइकिल कर लेते हो तो आपने जितना बचा बचा कर यूज़ किया, आप वो भी बचा रहे हो, फाइनली आप फर्दर को रिसाइकिल कर रहे हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। फर्स्ट जो ये हैं आपके वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स हैं कुछ, और सेकंड कॉलम में इनका मीनिंग आपको दिया गया है। तो फर्स्ट है आपका सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती है, इंसिनरेशन क्या होता है, पल्वराइजेशन क्या होता है, एंड पायरोलिसिस क्या होता है। तो आई थिंक हमने 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लिए हैं। सैनिटरी लैंडफिल आपको पता है, मैंने छोटा सा बता दिया है, अभी हम उसको करना है लेक्चर 4 में ही, सॉरी यूनिट 4 में ही है वो। और इंसिनरेशन आपको पता ही है, प्लवराइजेशन आपको शायद ना पता हो, जो सिविल्स के हैं उनको पता होगा, बट सबको शायद ना पता हो। पायरोलिसिस हम कर चुके हैं, तो एटलीस्ट 3 तो हमें पता है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। चलिए, सैनिटरी लैंडफिल क्या होती थी, हमने पता है कि ये होती है कि आप डिपॉजिट कर देते हो कहीं पे, गड्ढा वगैरह खोद के आपने डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट किस में आ रहा है, डिपॉजिट द रिफ्यूज एंड कंपोस्ट इट विद बुलडोजर्स, ओके। तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि इसका ये हो जाएगा सेकंड फर्स्ट का। ना इंसिनरेशन आपको पता होगा कि बर्न करते थे हम वेस्ट को, मैंने इंसिनरेशन आपको बताया था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने सिंगल लेक्चर बनाया है, सिर्फ एक वीडियो, तो वहाँ से आपको इंसिनरेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो आप डू वॉच दैट।
ओके, तो इंसिनरेशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ वेस्ट। नाउ पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन क्या होता है? स्प्रेडिंग द वेस्ट ऑन फील्ड्स। ओके, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस एरिया में आप एक ज़्यादा लेके वहाँ पे आपको वेस्ट को फैला देना होता है, दैट्स इज पल्वराइजिंग। नाउ पायरोलिसिस, पायरोलिसिस की हम कर चुके हैं। पायरोलिसिस होता है कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, याद रखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए अब आप सिंपली अपना आंसर चूज कर लीजिए इसमें। फर्स्ट इज सेकेंड वन, फोर्थ एंड थर्ड, तो ओके ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसका हिंदी वर्जन है। अगर किसी को समझ में ना आया हो वहाँ पे तो प्लीज़ आप एक बार हिंदी देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज टिपिकली द मोस्ट अबेंडेंट इन ड्राइड सीवेज स्लज, जो निम्न तत्वों में से जो आमतौर पर सूखे मल मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है वो क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ड्राई सीवेज स्लज में क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा टॉयलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं टॉयलेट्स में आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद जमा हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? अब मे बी आपको शायद सफ़ेद सफ़ेद ही जमा हुआ नहीं दिखाई देता हो टॉयलेट्स में, तो आप ऐसा इमेजिन करिए, आप अपने घर के टॉयलेट्स में मत जाइए। मतलब आप अपने घर के टॉयलेट्स को इमेजिन मत कीजिए, बिकॉज घर के टॉयलेट्स को हम डेली सफाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मे बी शायद वाइट ना दिखे कुछ भी डिपॉजिट्स, बट आप एक पब्लिक टॉयलेट को इमेजिन कीजिए, और पब्लिक टॉयलेट को भी किसी ऐसे एरिया के जो रेगुलर सफाई ना होती हो जहाँ पर। ठीक है, लाइक आप चलिए आप रोडवेज बस स्टैंड वगैरह का टॉयलेट्स को ही देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे ऑल दो सफाई होती है बट वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे इसलिए आप इमेजिन कर सकते हो। या फिर अगर आप कहीं पे, बिकॉज पहले तो टॉयलेट्स भी नहीं बने हुए थे, अब पब्लिक टॉयलेट्स जगह जगह बन गए हैं, तो पहले ओपन में टॉयलेट करते थे लोग, तो वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो। वहाँ पे तो वाइट डिपॉजिट्स किस चीज़ के होते थे ये पूछ रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात आपके ऑप्शंस, टोटल नाइट्रोजन, सेकंड टोटल सल्फर, थर्ड इज टोटल कैल्शियम, फोर्थ इज टोटल फास्फोरस। तो आप इसका क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका राइट आंसर है टोटल कैल्शियम। ठीक है, तो वहाँ पे जो वाइट डिपॉजिट्स होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूँ कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको एक स्मेल आती होगी, तो वो स्मेल किस चीज़ की होती है? कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो स्मेल सिंपली अमोनिया की होती है। अमोनिया की स्मेल आपने लैब में जब भी आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा केमिस्ट्री, बिकॉज आप मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने केमिस्ट्री के वो अमोनिया जिसमें हम सप्लाई करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, चाहे वो आपके रेडिकल्स के हों, उसमें हमने अमोनिया को काफ़ी यूज़ किया है, तो उसमें आपने अच्छे से स्मेल किया होगा अमोनिया को। अदरवाइज और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें हम अमोनिया का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको अमोनिया की स्मेल को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टॉयलेट्स की स्मेल से। टॉयलेट्स में जो स्मेल आती है तो वो अमोनिया की स्मेल होती है। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्पोजल मैथड इज मोस्ट सस्टेनेबल, निम्न में से कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि सबसे अधिक टिकाऊ है? आपके ऑप्शंस इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिलिंग या फिर पायरोलिसिस। ओके, हम कर चुके हैं इंसिनरेशन, हम कर चुके हैं कंपोस्टिंग, हम कर चुके हैं पायरोलिसिस। लैंडफिलिंग अभी हमने करा नहीं है, ऑल्दो हमें एक आइडिया है लैंडफिलिंग क्या होती है। गड्ढा खोदा दबा दिया, दैट इज लैंडफिलिंग। नो साइंटिफिक, नो एनी नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, गड्ढा खोदा दबा दिया, सारे जानते हैं। ओके, अब ये पूछ रहे हैं टिकाऊ कौन सी है। गड्ढा खोद के आपने दबा दिया, इज इट टिकाऊ? नो, इट इज नॉट सस्टेनेबल। इंसिनरेशन आपने बर्निंग की, बट मे बी शायद आपने फिल्ट्रेशन ही ना लगाए हो, इज इट कम? आप बर्निंग तो कर रहे हो ना, चलिए आपने फिल्ट्रेशन लगा भी दिया, आप बर्निंग कर रहे हो, तो ये भी उतना सस्टेनेबल नहीं है। पायरोलिसिस सेम उतना सस्टेनेबल नहीं है, ऑल्दो हमने वेस्ट को मैनेज करना सीख लिया, बट उतना सस्टेनेबल नहीं है। बट हमारे पास कंपोस्टिंग है, इट इज़ कम्प्लीटली सस्टेनेबल। आप थोड़ी सी मीथेन तो निकाल रहे हो ना, उसको भी हमने यूज़ कर लिया, लाइक दैट बायोगैस, तो इसलिए कंपोस्टिंग कंप्लीटली सस्टेनेबल माना जाता है।
आप कंपोस्टिंग कीजिए, फर्टिलाइजर्स बना सकते हो, आप बायोगैस बना सकते हो, ठीक है, एनर्जी को फर्दर किसी भी और तरीके से यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इसलिए सस्टेनेबल, बेस्ट सस्टेनेबल आपका कंपोस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन के 3Rs का सही क्रम क्या है? ठीक है, आपको पता होगा रिड्यूस, आपको पता होगा एक रीयूज होता है, एक रिड्यूस होता है, एक रिसाइकल होता है, लेकिन इसका प्रोसेस सीक्वेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हायरार्की कह सकते हो आप इसको, सीक्वेंस कह सकते हो, बिकॉज सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। आप इसका ऑप्शन आंसर जल्दी सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कैसे इसका आंसर ए होगा? सबसे पहले आप जो भी आपके पास वेस्ट है आप उसको सबसे पहले घटाना सोचिए ना, घटाने के, उसके बाद आप उसको रीयूज कीजिए, उसके बाद आप रिसाइकल कीजिए। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन मैनेजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इज। भारत में नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपके ऑप्शंस कलेक्शन, सेकंड सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्पोजल। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। कलेक्शन इज नॉट अ बिग इश्यू, बट सेग्रीगेशन कंप्लीटली आपको पता है सेग्रीगेशन एक इश्यू है, बिकॉज मैनुअली आपको करना है, मोस्ट ऑफ आपको मैनुअली ही करना है ना सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इश्यू ही इश्यू है, बिकॉज डाइवर्सिटी ऑफ वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। कोई कैन यूज़ करता है, कोई पेपर बोर्ड यूज़ करता है, कोई एल्यूमिनियम यूज़ करता है, कोई ग्लास यूज़ करता है, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करता है, कुछ कोई और यूज़ कर सकता है, कोई डिग्रेडेबल यूज़ करता है, कोई वेट यूज़ करता है, कोई ड्राई यूज़ करता है। तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। कोई प्लास्टिक रेजेंस यूज़ करता है, कोई प्लास्टिक पॉलीमर्स में पॉलीथीन लाइक दैट यूज़ करता है। तो इसलिए हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ वेस्ट है, उसको सेग्रीगेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे लिए आज के टाइम पर भी एक टैकलिंग प्रॉब्लम बन चुका है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ पर सेग्रीगेशंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन। इंडिया का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शंस न्यू दिल्ली, भोपाल, सूरत या चंडीगढ़। आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, एमपी में भोपाल है, वहाँ पे ई बेस्ड क्लिनिक खोला गया है। ई बेस्ड क्लिनिक क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ई बेस्ड क्लिनिक में सेम प्रोसेस करना है आपको। ई बेस्ट को कलेक्ट करके उसकी सेग्रीगेशन कर लेनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी आपको भेजना है, फिर उसके बाद वहाँ पे भेज देते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही, क्योंकि क्लिनिक में क्या काम होता है ना, आप बीमार आए हो, आपको ठीक कर दें। अब बेस्ट की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सेग्रीगेट नहीं है, खुले में पड़ा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसका निपटान कर दीजिए, ट्रीटमेंट कर दीजिए, यही उसकी क्लिनिकल ट्रीटमेंट होगी ना। इसलिए जो बेस्ट क्लिनिक है उसमें यही काम होता है, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोवाइड, कुछ भी यही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ई बेस्ड इको पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन। इंडिया, भारत का पहला ई अपशिष्ट इको पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर या फिर चेन्नई। इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में ई बेस्ड इको पार्क बनाया गया है हाल ही में, बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। ई बेस्ड से कैसे पार्क बना सकते हो आप? ई बेस्ड आपको पता ही होगा क्या होता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से यूज़ हुए, बेकार हो गए, आपने उसको बेस्ट मान लिया, ठीक है, फेंक दिया। आप क्या करते हो? उसको कबाड़े वाले को फेंक देते हो, या फिर आपने अपने डस्टबिन में ही डाल दिया, जिसमें
किचन बेस्ड भी पड़ा है आपका, पेपर वगैरह ऑफिशियल जो ऑफिस वगैरह का बेस्ड है आपका वो भी पड़ा है, और वो सारा आपने डंपिंग साइट पर डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। अगर आप उस ई वेस्ट को अलग से कलेक्ट कर लो तो आप उससे जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं आपकी, ठीक है, हैवी मेटल्स हैं, आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो वहाँ से। रेस्ट प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो। या फिर अगर आप ई वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ें बना दो तो ये बेनिफिशियल नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, उन्होंने ई वेस्ट से इको पार्क बना दिया है। अब इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान कीजिए, आपको पता होगा दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क है। साउथ दिल्ली ने क्या काम किया है, वेस्ट जो था उससे उसने वंडर पार्क बना दिया। अब वंडर पार्क क्या है, जो भी हमारे वंडर एंड बर्ड के अजूबे जो हैं, ताजमहल हो, एफिल टावर हो या पिरामिड्स हो हमारे, तो वो सारे आप एक जगह पर, ऑल दो आपको पूरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल देखने हैं, बट अगर आपको वेस्ट से बने हुए देखने तो आप दिल्ली में देख सकते हो। अगर आपको किसी वेस्ट से ना रियल में बने जैसे हैं ऐसे ही देखने हो तो आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे आपको पता है एक पार्क है। तो सेम प्रोसेस, मतलब पहले वेस्ट टू वंडर था पार्क, वेस्ट से ही बनाया था, अब इन्होंने ई वेस्ट से, स्पेसिफिक ई वेस्ट से पार्क बनाने की बात कही है और बन भी गया है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा। आप दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखिए, चाहे वो वेस्ट टू वंडर पार्क हो वो भी दिल्ली में, ई वेस्ट इको पार्क तो ये भी दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। आपके ऑप्शंस लैंडफिल, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंडफिलिंग भी तकनीक ही है, ऑल्दो वो सस्टेनेबल नहीं है बट है तो तकनीक ही। रिसाइकलिंग तो ऑब्वियसली तकनीक ही है, डिस्पोजल तो तकनीक है ही, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अपने व्यूज़ जो भी हैं, आपके थॉट्स जो हैं और आपका रिव्यू आप मुझे कर सकते हो, वीडियो मेरी रिव्यू कर सकते हो आप, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने, सबसे पहली बात, अगर आपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट। आप पहले स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, आपके पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रेस्ट, अगर आपने अभी तक, मैंने दोनों ही पेपर का, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही एक मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया है आपको, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल सके पेपर कैसा आएगा। तो अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए। मैंने उसके आंसर की अपलोड कर दी है विद सॉल्यूशन, तो आप अगर, जब आप सॉल्यूशन कर लें तो उसके बाद प्लीज़ आप अपने आंसर ज़रूर मिला लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपको स्कोर पता लगेगा कि आपने कितना स्कोर किया, अभी आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको कितने की ज़रूरत है, ठीक है। और रेस्ट, एक और पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लीज़ आप जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आप थ्योरी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको फील्ड वर्क करना है, आपका वर्क ऐसा है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप फील्ड वर्क जरूर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जरूर रीड करिए। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर मैंने हर वीडियो के एंड में क्वेश्चंस डाला हुआ है, प्लीज़ आप उसका आंसर दिया कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ मुझे उसका आंसर जरूर, चाहे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं, लेकिन बताइए जरूर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, मैं ऑल्दो इसमें ऐड करना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे टच स्क्रीन पे यूज़ करने वाला मार्कर नहीं है, अदरवाइज़ मैं अच्छे से लिख सकता था। आप मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए पब्लिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए पब्लिक का मीनिंग क्या होता है। आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सुना होगा बीपीएससी में, आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सुना होगा यूपीएससी, जो सेंट्रल के लिए होता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे पब्लिक वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो पब्लिक इन द सेंस क्या यूज़ करते, किस सेंस में आप यूज़ करते हो पब्लिक को, आप मुझे वो बताइए। ओके, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए जो भी आपका आंसर हो,
ठीक है। और प्लीज़ आप गूगल मत कीजिए, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको खुद से पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको कल जो भी मेरा लेक्चर होगा, MCQ सीरीज़ होगी, मैं आपको उसमें इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू।